हेलो मेरे प्रिय छात्रों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस क्लास में हम लोग जो हैं क्लास 10th का रसायन शास्त्र जो है यानी कि केमिस्ट्री, इनमें बिहार बोर्ड में यानी BSEB में पूछे जाने वाले उन सवालों को आज हम लोग देखेंगे जो कि हर बार एग्जाम में आते हैं 10th में, और 2026 में इसका पूछने की संभावनाएं भी हैं बहुत। उन्हीं प्रश्नों को हम लोग देखेंगे आज कि ऐसा कौन सा प्रश्न है जो बार बार पूछा जाता है। तो चलिए, सबसे पहला हम लोग का प्रश्न ये रहेगा, वो प्रश्न संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया, ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है और उम्मीद है कि ये इस बार भी पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को जानना है संयोजन अभिक्रिया कहते हैं किसे। देखो, संयोजन अभिक्रिया में यह होता है, दो तत्व या दो पदार्थ आपस में भाग लेते हैं, आपस में मिलते हैं और आपस में मिलने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है, और जिनका गुण जो होता है, उनका मूल तत्व जो होते हैं यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेता है, उन तत्वों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है यानी अलग होता है। संयोजन अभिक्रिया, मान लीजिए हम लोग क्या लिए, कार्बन, एक तत्व कार्बन है हम लोग के पास, दूसरा ऑक्सीजन है। ये दोनों तत्व आपस में भाग लिया, आपस में जुटा, जोड़ना। जब जुटेगा तो उसको बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। दोनों आपस में जुड़ रहा है, प्लस का निशान आ रहा है, ठीक। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुटने जा रहा है। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ करके बनाएगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बनाया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2 बनाया, CO2 का निर्माण किया। समझ रहे हैं ना। अब ये जो तत्व था कार्बन पहले हम लोगों के पास और ऑक्सीजन तो था, ये दोनों तत्वों का जो गुण है, वो गुण इन तत्वों से बिल्कुल भिन्न है, ये अलग है। क्या है, बिल्कुल अलग है। इन दोनों तत्वों का गुण इनसे नहीं मिलेगा। इस अभिक्रिया को बोलेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। अब इस अभिक्रिया में एक बात और बेसिक सा बात याद रखना है, संयोजन अभिक्रिया में जो तीर का निशान होता है, उस तीर के निशान के दोनों पक्ष में जो तत्व और यौगिक लिखा हुआ रहता है, तो जो भाग जो लेता है उसको बोलते हैं अभिकारक। क्या, अभिकारक। जो क्या किया, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया, ये संयोजन अभिक्रिया का निर्माण करने जा रहा है। वो कौन निर्माण करने जा रहा है, कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर के। इन दोनों तत्वों को बोलेंगे क्या, अभिकारक बोलेंगे। याद रहेगा। उसके बाद अब अभिक्रिया में भाग लेने के बाद जिन तत्वों का निर्माण हुआ, वो तत्व कहलाएगा प्रतिफल। क्या कहलाएगा, प्रतिफल, या इसको उत्पाद भी कह सकते हैं।
ठीक। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है, दो तत्व आपस में भाग लेता है और भाग लेने के बाद एक अलग पदार्थ का निर्माण करता है, इसी को कहते हैं क्या, संयोजन अभिक्रिया। तो इस तरह का जो है क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है संयोजन अभिक्रिया के बारे में। अब हम ले लेते हैं दूसरा, यदि एग्जाम्पल दूसरा में जाते हैं तो मान लीजिए मैग्नीशियम ले लिए, ठीक, और ऑक्सीजन ले लिए। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करेगा। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया करने के बाद बनाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक। अब एक बात पर इधर ध्यान रखना है हम लोगों को, मैग्नीशियम की संख्या कितना था, एक, ऑक्सीजन कितना बता रहा है, दो। इधर ऑक्सीजन गायब कैसे हो गया, तो इस मतलब ऑक्सीजन की संख्या कितना होना चाहिए, दो। यदि संतुलित हम लोग करेंगे, संतुलित अभिक्रिया किसे कहते हैं, जो तीर के निशान के दोनों ओर जो पदार्थ होते हैं, जो तत्व होते हैं, उनके परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए, उनमें तत्वों की संख्या बराबर होनी चाहिए। मैग्नीशियम इधर कितना है, एक, और ऑक्सीजन कितना है, एक। यह ऑक्सीजन बन गया कितना, दो, और इधर मैग्नीशियम कितना है, एक। तो इसको संतुलित करने के लिए इसके आगे दो लगा देंगे, और वहां जो दो बैठा है तो अब मैग्नीशियम कितना हो गया, दो, और यही दो ऑक्सीजन से गुना होगा तो बन जाएगा क्या, ऑक्सीजन भी हो जाएगा दो। अब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दोनों आपस में बराबर है उनकी संख्या, और इधर जो देख रहे हैं तीर के निशान के इधर अभिकारक की तरफ ऑक्सीजन दो है लेकिन मैग्नीशियम एक ही है, तो यहाँ दो से इसको भी गुना कर देते हैं। अब ये हो गया हम लोग का संतुलित समीकरण। कौन समीकरण, संतुलित। दोनों जुटाना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुटा, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में जुटने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, तो इनमें भी दो तत्व आपस में जुटा है, संयोजन हुआ। क्या हुआ, संयोग हुआ, मिला है, जुटा है, इसी को बोलेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। समझ रहे हैं ना, संयोजन अभिक्रिया में दो तत्व आपस में भाग लेगा और दो तत्वों को आपस में भाग लेने के बाद एक नए तत्व का, एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेगा, जिनका गुण मूल तत्वों के गुण से बिल्कुल अलग होगा, इसको बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। दूसरा हम लोग चलते हैं अब, इसके बाद वियोजन अभिक्रिया आता है। वियोजन का मतलब होता है टूटना। क्या होना, टूटना। अब इसमें जुटेगा नहीं बल्कि टूटेगा। कोई पदार्थ होगा, वो पदार्थ आपस में टूट करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर लेगा, या पदार्थ का निर्माण करेगा या अणु में टूट जाएगा। वियोजन, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया किसे कहेंगे, जब एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण कर लेता है, उसी को बोलते हैं क्या, वियोजन अभिक्रिया। मान लीजिए हम लोगों के पास कैल्शियम कार्बोनेट है, CaCO3, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये टूटेगा और टूटने के बाद जो पदार्थ का निर्माण करेगा वही कहलाएगा क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो ये एक है ना, यह जुट नहीं रहा है, यहां टूटेगा, यह टूटने के बाद ये बनाएगा क्या, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये क्या किया, टूट गया, इसको बोलेंगे क्या, वियोजन अभिक्रिया। ये पदार्थ कितना था, एक ही पदार्थ था, और एक पदार्थ टूट, एक ही जगह था ना, एक जगह एक पदार्थ, ये टूट करके दो पदार्थ का निर्माण करे, कैल्शियम ऑक्साइड बनाया और कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक, ऑक्सीजन की संख्या इधर कितना है, दो, ऑक्सीजन की संख्या दो, और एक यहाँ है तीन, और इधर भी ऑक्सीजन की संख्या कितना हो गया, तीन। ठीक, कार्बन इधर कितना है, एक, दो, कार्बन इधर दो, उसके साथ समझ रहे ना, तो ये समीकरण संतुलित किया हुआ है।
अब कुछ क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चनों को आज सॉल्व कराया जाएगा, जो जिसका यानी जो हर बार आते हैं और जिसका संभावना बहुत अधिक होती है पूछने की। उसके बाद एक अभिक्रिया आता है हम लोग का उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। ये भी पूछा जाता है, बहुत बार पूछता है और पूछा भी जाता है। उदासीनीकरण उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया में क्या होता है? इसमें एक अम्ल होता है और एक भस्म होता है। एक अम्ल और एक भस्म दोनों आपस में जुड़ता है, ठीक, और दोनों आपस में जुड़ने के बाद एक अलग यौगिक का निर्माण कर लेता है, एक अलग यौगिक बनाता है। उसी को बोलते हैं क्या? उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन कौन जुटेगा इस अभिक्रिया में? तो एक जुटेगा कौन? अम्ल, और दूसरा जुटेगा क्या? भस्म। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करने के बाद किसका निर्माण करेगा? यौगिक का निर्माण करेगा। उनका एक उदाहरण लेते हैं। अम्ल हो गया HCl प्लस एक भस्म ले लेते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक अम्ल है और एक भस्म है। ये HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे पेट के अंदर पाया जाता है, जिसको जो मिलता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो भोजन को पचाने में मदद करता है। ये क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये दोनों आपस में जुड़ करके अपने स्थान को बदल करके एक अलग यौगिक का निर्माण करेगा। तो यहां से बनेगा क्या? NaCl प्लस NaCl बना। उसके बाद क्या कौन कौन है? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक। ये दोनों आपस में क्या करेगा? जुड़ने के बाद यौगिक बनाएगा। तो ये कौन सा यौगिक बनाया? NaCl, जिसको बोलते हैं नमक। क्या? और साथ में किसका निर्माण करेगा? H2O, यानी कि जल भी बनेगा। तो ये क्या है? नमक, नमक, नमक। इसको बोलते हैं लवण। क्या बोलते हैं? लवण। ये सवाल पूछा जाता है कि सोडियम क्लोराइड जो है वो किसका सूत्र है? तो नमक का सूत्र है। सोडियम क्लोराइड क्या है? तो ये लवण है, ठीक। यदि पूछ लेगा साधारण नमक का सूत्र क्या है, तो साधारण नमक का सूत्र हो गया वही क्या? साधारण साधारण नमक का सूत्र अगर पूछेगा तो क्या बताना है? सोडियम क्लोराइड को बताना है। किसको? सोडियम क्लोराइड, यानी कि NaCl। तो यह अभिक्रिया कौन सा था? ये कौन सा अभिक्रिया था? उदासीनीकरण अभिक्रिया था, ठीक। तीन तरह का अम्लों का अभिक्रिया हुआ। एक संयोजन। तो संयोजन में क्या होता है? दो तत्व आपस में जुटता है, और दो तत्व आपस में जुटने के बाद एक अलग पदार्थ का निर्माण करता है। और वियोजन में क्या होता है? इसमें एक ही पदार्थ रहता है, तो वो टूट जाता है, और टूटने के बाद नए पदार्थ का निर्माण करता है। उदासीनीकरण में क्या होता है? एक अम्ल और एक भस्म आपस में क्या करता है? अभिक्रिया करता है। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करने के बाद ये बनाता है क्या? लवण बनाता है। क्या? लवण। यहां इस तरह से आएगा क्वेश्चन, पूछ सकता है। यदि उदाहरण सीरीगण अभिक्रिया अगर ना पूछे तो सिर्फ पूछेगा क्या कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो लवण बनाता है। क्या? अम्ल तथा भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? तो बनाता है क्या? लवण। क्या?
लवण बनाता है। ठीक, एक यदि हम ले लेते हैं किसको, दूसरा एग्जाम्पल अगर लेते हैं, दूसरा एग्जाम्पल इसी का, अम्ल और भस्म। अम्ल हम लोग के पास क्या, दूसरा अम्ल ले लेते हैं H2SO4, सोड क्या, ये क्या हाइड्रोजन सल्फेट है, और इसको अभिक्रिया कराते हैं क्या, किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। किससे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो अम्ल और भस्म, अम्ल हो गया हम लोग के पास सल्फ्यूरिक अम्ल, H2SO4, ये अम्ल है, क्या है, अम्ल है, और ये क्या है, भस्म है। अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके बनाएगा क्या, लवण का निर्माण करेगा। तो वो कौन सा लवण बनेगा, ये बनेगा क्या, पोटेशियम सल्फेट। क्या क्या बनाएगा, पोटेशियम सल्फेट। ये बनाएगा K2SO4 प्लस H2O, और साथ में तो जल बनेगा ही। पोटेशियम सल्फेट का निर्माण किया, और किसका निर्माण किया, जल का। तो ये पोटेशियम सल्फेट जो है, ये पोटेशियम सल्फेट क्या है हम लोग का, लवण। क्या, लवण। ठीक, अब देखो समीकरण इधर यहाँ K2 लिखे हैं, इधर K2 नहीं है, कैसे आ गया, इसको संतुलित करना पड़ता है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न में कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो संतुलित करने के लिए देंगे। ठीक, तो तीर के निशान के दोनों ओर देखना है कि तत्वों की संख्या कितना कितना करके है। ठीक, तत्वों की संख्या यहाँ कितना है, एक। पोटेशियम का मतलब एक ही भाग है, और यहाँ पोटेशियम का कितना भाग ले लिया गया है, दो भाग। कितना भाग, दो भाग। तो इसको संतुलित करना है, तो इधर कुछ ना कुछ लगेगा संतुलित करने के लिए। तो आप संतुलित करने के लिए अपने हिसाब से जितना है बैठा सकते हो, बड़ा भी कुछ मान बैठा सकते हो, लेकिन कोशिश करना है कि छोटा मान बैठा है। छोटा मान अगर बैठा होगा, छोटा 1 2 3 4 5 ये सब लेकर के जब हल बैठाया जाएगा, तो ये सरल भी होता है और सही भी होता हो जाता है। ठीक, तो यहां हम लोग क्या कर लेते हैं, इधर 2 लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन की संख्या कितना हो गया हम लोग के पास, 2 दूना 4, ऑक्सीजन कितना हो गया, 2 हुआ। ठीक, उसको संतुलित करने के लिए यहां भी 2 देना पड़ेगा। ठीक, अब हो गया हम लोग का समीकरण क्या है, संतुलित हो चुका है। अब ये जो गिनती करोगे कौन तत्व का कितना भाग है, तो पूरा आ जाएगा। ठीक, K2 है तो K2 यहाँ पे है। तो ये था हम लोगों का क्या, उदासीनीकरण अभिक्रिया का कुछ एग्जाम्पल था। और ये बात जरूर याद रखना है कि अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके किस चीज का निर्माण करता है, तो हमेशा याद रखना लवण का निर्माण करता है। बस ये भी आ सकता है, अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके किस चीज का निर्माण करता है, तो लवण का। इस तरह से यदि क्वेश्चन ना पूछे तो पूछेगा अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया करके लवण जो बनाता है वो कौन सा अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा, तो वो आएगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। किसका, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अंतर्गत। समझ गए ना, ये था कुछ इंपोर्टेंट। उसके बाद अगला हम लोग देख रहे हैं, अगला कौन सा इंपोर्टेंट है जो पूछे जाएंगे। पूरा देखिए, पूरा नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर आज के क्लास में नहीं बताया जा रहा है। ये सिर्फ वही क्वेश्चन को बताया जा रहा है जिसकी आने की संभावना है, जो आता है वही। आप यदि कहेंगे कि एक तरफ से पूरा नहीं बताया जा रहा है, आप कहीं कभी यहाँ पर कभी यहाँ तो कभी वहां चले जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि समय भी कम है, और इस कम समय में क्या पढ़ना है, ठीक, उसी को हम लोग देखने जा रहे हैं सिर्फ। अब कुछ है क्या हम लोग के पास, कुछ पदार्थ होता है और उसमें क्या होता है, कौन सा अम्ल उपस्थित रहता है। तो कोई पदार्थ ऐसा होता है, जैसे हम लोग के पास हो गया कौन पदार्थ, एक पदार्थ हम लोग लेते हैं सेब। सेब देखे ना, सेब। उस सेब जो हम लोग खा रहे हैं, तो हमारे बॉडी के अंदर कौन सा अम्ल मिल रहा है सेब खाने से,
नींबू खा रहे हैं, तो नींबू खाने से हमारे शरीर को क्या मिल रहा है, कौन सा अम्ल मिल रहा है। टमाटर खा रहे हैं तो टमाटर खाने से हम लोगों को क्या मिलता है, वो कुछ अम्ल है, और जिस कुछ पदार्थ है उसमें अम्ल जो पाया जाता है वही पूछ लेगा आप लोगों को कि कौन सा पदार्थ है, मतलब कोई पदार्थ दे देगा, उस पदार्थ का आपको क्या बताना है, उस पदार्थ में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो एक हम लोग लेते हैं संतरा या नींबू लेते हैं, क्या मान लीजिए हम लोग लेते हैं संतरा, ठीक, ये संतरा या नींबू भी ले सकते हैं, क्या संतरा या नींबू, ठीक, इसमें कौन सा पाया जाएगा सूर्य, संतरा या नींबू या नींबू। तो संतरा या नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो संतरा या नींबू खाने से हमारे बॉडी को क्या मिलता है, सिट्रिक अम्ल मिलता है। क्या, कौन सा अम्ल, सिट्रिक अम्ल। ठीक है ना, संतरा और नींबू खाने से कौन सा अम्ल मिलता है, तो वो मिलता है क्या, सिट्रिक अम्ल मिलता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल मिलता है, ठीक। उसके बाद यदि हम लोग सेब अगर देखा जाए तो सेब में कौन सा अम्ल मिलेगा, तो इसमें मिलता है कौन सा अम्ल तो इसमें मिलता है मैलिक अम्ल। कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। ठीक, दोनों पूछ सकता है, या तो संतरा पूछ लेगा या नींबू पूछ लेगा, कौन सा अम्ल उसमें मिलेगा, तो सिट्रिक अम्ल मिलेगा। सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मैलिक अम्ल पूछा पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में कौन सा अम्ल, तो ऑक्जेलिक। टमाटर में ऑक्जेलिक, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ठीक। उसके दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो दही में लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक, उसके बाद और भी कुछ है, सिरका में, ये कई बार पूछा था, सिरका में कौन सा अम्ल, सिरका, सिरका में पूछा जाता है अपने सिट्रिक अम्ल। सिरका, सिरका में पूछा जाता है, सॉरी, सिट्रिक अम्ल तो इसमें पूछा, सिरका में पूछा जाता है एसिटिक अम्ल, एसिटिक। सिरका में एसिटिक अम्ल पूछा जाता है। ये था कुछ इंपोर्टेंट, ठीक, एसिटिक अम्ल। संतरा में सिट्रिक अम्ल, सेब में मैलिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में एसिटिक अम्ल, ठीक। उसके बाद, इसके बाद जो आता है सवाल, अब कुछ पीएच मान पर आ जाता है, किस पर, पीएच मान। तो कुछ पदार्थ भी हम लोगों का होता है ऐसा, तो उसका पीएच मान कितना होता है, उसको हम लोग देख, क्या, पीएच मान। जल पूछ लेगा, जल, तो जल का पीएच मान कितना होता है, ठीक, जल, जल का पीएच मान कितना होता है, 7, ठीक है ना।
उसके बाद ये 7 जो होता है जल का, तो ये शुद्ध जल भी पूछ सकता है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 होता है। ठीक, उसी तरह से पेशाब का पूछ लेगा। पेशाब, तो पेशाब का कितना हो जाता है 6.0, 6.0 पेशाब का। पसीना का, तो पसीना का हो जाता है 4.5। टमाटर का, टमाटर का पीएच मान कितना होता है, टमाटर रस भी बोल सकते हैं इसको, इसका हो जाता है, टमाटर का पीएच मान हो जाता है 4.1। ठीक, सिरका का, सिरका का पीएच मान 3.0 होता है। ठीक, आंसू का, आंसू का कितना हो जाता है आंसू का, तो आंसू का 7.3। ठीक, पीत का, पीत जो है, पीत का पीएच मान कितना होगा, तो पीत का हो जाता है 7.5 से लेकर के 8.8 तक। खून का अगर देखा जाए, खून का पीएच मान, तो ये हो जाता है 7.4। ठीक, तो ये कुछ पीएच मान इंपॉर्टेंट है, और भी है लेकिन वो नहीं, वही सबको याद नहीं करना है अभी। शुद्ध जल का पीएच मान 7, पेशाब का पीएच मान 6.0, पसीना का 4.5, टमाटर रस का 4.1, सिरका का 3.0, आंसू का 7.3, पीत का, पीत का जो हो जाता है वो 7.5 से लेकर 8.8 तक, और खून का कितना होता है, तो वो हो जाता है 7.4। अब अगला हम लोग फिर देख रहे हैं, अगला कौन है मोस्ट इंपोर्टेंट, कुछ सूत्र भी है, वो सूत्र भी पूछे कई बार आया है। जैसा कि अगर पूछ लेगा H2SO4 ये कौन सा अम्ल है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। क्या, हाइड्रोजन सल्फेट कौन सा अम्ल है, सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये ना पूछ करके पूछेगा बैटरी जो है, बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बैटरी में मिलता है सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है ना, बैटरी में कौन सा अम्ल, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगर पूछ लेगा संगमरमर का सूत्र कितना है, क्या होता है, संगमरमर, संगमरमर का होता है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaOCO3। क्या, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ये संगमरमर का हुआ। कुछ हम लोगों के पास कुछ पूछे जाने वाले रासायनिक सूत्र होते हैं, उन रासायनिक सूत्रों को भी याद रखना है। जैसे H2SO4 ये कौन सा अम्ल है, और यह, तो ये कौन अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है हम लोग का। कौन सा अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, जो कहाँ पाया जाता है, बैटरी में पाया जाता है। पूछेगा संगमरमर का सूत्र, संगमरमर, तो संगमरमर का होता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का क्या होता है, CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, अब अगर पूछ लेगा पेट के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है अमाशय में, तो HCl। कौन सा, HCl। ठीक, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है इसका सूत्र हो जाता है CaSO4 इंटू 1/2 ठीक। CaSO4 1/2 ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। अगर इसमें पूछ लिया जाए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग कहाँ होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो उपयोग होता है वो डॉक्टर हड्डियों को जोड़ने में इसका इस्तेमाल करता है। हड्डी यदि शरीर के अंदर कहीं टूट जाता है तो हड्डियों को जोड़ने में किसका इस्तेमाल होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। मूर्तियां जो बनती है, मूर्तियां बनाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो मूर्तियां बनाने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, कुछ और आ जाते हैं, जैसे विरंजक चूर्ण यदि हम लोग लेते हैं, विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है CaOCl इंटू Cl। ठीक, ये हो गया हम लोग का क्या? विरंजक चूर्ण। विरंजक चूर्ण का अगर सूत्र पूछा जाए तो क्या? CaOCl इंटू Cl। ठीक, ब्रैकेट के अंदर Cl को कर देना, ये हो गया क्या? विरंजक चूर्ण। अगर पूछे काली चूना का तो CaO कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलते हैं? काली चूना बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये सूत्र है, जो सूत्र क्या होता है कि कई बार पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, इस बार भी संभावना, खास प्लास्टर ऑफ पेरिस का और कैल्शियम कार्बोनेट का, H2SO4 का। अब अगला मोस्ट इंपोर्टेंट देखते हैं, अगला कौन सा इंपोर्टेंट है उसको देखने जा रहे हैं हम लोग। अब हम लोगों का अगला है कि कुछ परमाणु संख्या जो होती है, एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु संख्या। तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं उनका परमाणु संख्या बार बार आता है, इनका परमाणु संख्या कितना होता है? जैसा कि हम लोग सोडियम को ले लेते हैं, तो सोडियम का परमाणु संख्या कितना? 11। क्लोरीन का परमाणु संख्या 17। ठीक, कार्बन का 6। ये वह उन तत्वों के बारे में बताया जाता है, वह एलिमेंट है जो कई बार पूछे हैं। तो उन्हीं एलिमेंट को, सीरियल वाई नहीं कि सीरियल वाई आप लोगों को 1 से लेकर के क्या तक 119 तक लेकर 1 से 119 तक आप लोगों को याद करना है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो पूछा जाता है उसी को याद करना है। सोडियम का 11। और सोडियम ही धातु एक ऐसा है जो क्या है? विद्युत का, तो ये सोडियम एक ऐसा धातु है जो कि किरोसिन के अगर बोतल में या किरोसिन के अंदर अगर डाल करके नहीं रखा जाएगा तो ये चिंगारियां मारने लगता है। और सोडियम ही एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग चाकू से काट भी सकते हैं। ठीक, ये चाकू से काटा भी जाता है। क्लोरीन की संख्या, परमाणु संख्या 17 होता है। और ये किस ग्रुप का तत्व है? तो ये हेलोजन ग्रुप का तत्व है। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब किस ग्रुप का तत्व? हेलोजन ग्रुप का तत्व। कार्बन का परमाणु संख्या कितना? 6 होता है। एक आता है Ag, सिल्वर जिसको बोलते हैं, चांदी, परमाणु संख्या इसका 47। विद्युत का सबसे अच्छा चालक, सबसे बेहतर चालक कौन? चांदी। लेकिन इस्तेमाल किसका क्या होता है? कॉपर का, Cu का। इसलिए क्योंकि ये महंगा कम होता है। ठीक,
क्या होता है, महंगा कम होता है, जिसके कारण सिल्वर का इस्तेमाल ना करके कॉपर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये परमाणु संख्या है सोडियम, क्लोरीन, कार्बन और कौन, चांदी, जिसको सिल्वर बोलते हैं। अब कुछ पदार्थ ऐसे पूछ लेगा, कौन सा पदार्थ ऐसा है जो अधातु है लेकिन विद्युत का सुचालक है। अधातु है लेकिन विद्युत का क्या है, सुचालक है। तो ग्रेफाइट है। कौन, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसा धातु है जो विद्युत का क्या है, सुचालक है। ग्रेफाइट को यदि आप लोग नहीं देखे हैं, तो पेंसिल जो आता है, रूल जिसको बोलते हैं, को कटर से काटने के बाद जिससे लिखा जाता है, काला करके होता है, वही होता है ग्रेफाइट। ये अधातु, विद्युत का लेकिन सुचालक। अब सुचालक किसको कहते हैं, तो जिस पदार्थ से होकर के विद्युत धारा बह जाती है, एक छोर से दूसरी छोर में चले जाते हैं, उसको विद्युत का सुचालक कहा जाता है। एक आता है हीरा। क्या, हीरा। ये हीरा जो है सबसे कठोर पदार्थ, पूछेगा सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो हीरा सबसे कठोर पदार्थ है। कौन, हीरा। विद्युत का सुचालक लेकिन क्या है, अधातु है। वो कौन पदार्थ है, तो ग्रेफाइट है। समझ रहे हैं ना। अगला देख रहे हैं अब हम लोग, अगला हम लोग के पास अब आ रहा है क्या, पूछेगा मेथेन। मेथेन का कौन क्या सूत्र होता है, तो मेथेन का सूत्र होता है CH4। क्या, CH4। मेथेन का सूत्र CH4। ठीक। अगर कहेगा इसका संरचना सूत्र बनाइए, संरचना सूत्र मतलब बनाएंगे तो पहले कार्बन को लेंगे। कार्बन एक है, कार्बन एक ले लिए। उसके बाद चारों तरफ से क्या करेंगे, बॉन्ड लगाएंगे। और ये क्या हो गया, कितना हाइड्रोजन है, 4, तो 4 इसका हाइड्रोजन इसको दे देंगे। ठीक, ये हो गया हम लोग का क्या, मेथेन। यह है मेथेन, जिसको बायोगैस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बायोगैस। बायोगैस का यदि सूत्र पूछे तो किसको बता, मेथेन को। इसका संरचना सूत्र, कार्बन का एक भाग, कार्बन एक लेंगे, चारों तरफ से बॉन्ड लगा करके हाइड्रोजन की संख्या जितनी है उतना दे देंगे। अब उसके बाद एथेन। एथेन का सूत्र क्या होता है, एथेन का सूत्र होता है C2H6। क्या, इसको बोलेंगे हम लोग क्या, एथेन। C2H6 को बोलेंगे क्या, एथेन बोलेंगे। ठीक। इसका संरचना सूत्र यदि बनाने बोलेगा कि एथेन का संरचना सूत्र क्या होता है, या बनाइए, तो कार्बन कितना है, 2, तो 2 कार्बन लेंगे, चारों तरफ से क्या लगा देंगे, बॉन्ड। हाइड्रोजन की संख्या कितना, 6 है, 6 हाइड्रोजन रख देंगे। इसी तरह से मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ऑक्टेन, इसी तरह से सबका पूरा याद कर लेना है आप लोगों को। पुस्तक आप लोगों के पास होंगे ही, पुस्तक में सारा है। ये हो गया किसका, एथेन का। ब्यूटेन का कितना होता है, तो ब्यूटेन का होता है, ब्यूटेन का होता है C4, ठीक, H10। कितना, C4H10। इसका क्या हो जो बन जाएगा संरचना सूत्र, कार्बन लिए, कितना कार्बन लिए, 1 2 3 4, कार्बन 4 ही है। ये हम लोग का किसका बन गया, ब्यूटेन का संरचना सूत्र है, और ब्यूटेन का रसायन सूत्र है। ठीक। C4H10 डायरेक्ट पूछ सकता है, ब्यूटेन का क्या कहता है, ब्यूटेन का सूत्र कितना होता है, तो C4H10 होता है। संरचना सूत्र जब बनाने कहेगा तब इस तरह से बनाना है। ठीक। उसके बाद अब हम लोग अगला अगला देख रहे हैं,
याद रखना, इस क्लास को मिस नहीं करना है। इस क्लास में सिर्फ पूछे जाने वाले जो संभावना है 26 के लिए, 2026 के लिए, आज का क्लास रसायन शास्त्र का। अगला देख रहे हैं हम लोग। अब एक मरकरी भी आता है, Hg। ठीक, मरकरी का परमाणु संख्या पूछा जाता है, तो मरकरी का परमाणु संख्या होता है 80। कितना? 80। इसको भी याद रखना है आप लोगों को, मरकरी का परमाणु संख्या 80। उसके बाद बेंजीन, क्या? बेंजीन। बेंजीन का परमाणु संख्या, सॉरी, बेंजीन का सूत्र जो होता है वो होता है C6H6। क्या होता है? C6H6। ये बेंजीन का क्या है? सूत्र है। इसका संरचना सूत्र बनाने के लिए बोलेगा, तो इस तरह से बनाना है। कार्बन की संख्या कितना है हम लोग के पास? 6। तो 6 कार्बन बैठाना पहले। हुआ कार्बन 6। 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन हम लोग के पास कितना है? 6। तो हाइड्रोजन भी 6 बैठाना है। ठीक, पहले इस तरह से लेना है, एक बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। ठीक, इसको बंधन बोलते हैं। एक हाइड्रोजन को यहां डालेंगे, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां। याद रखना, प्रत्येक कार्बन के साथ 4 बॉन्ड होता है, तो 4 बॉन्ड है प्रत्येक कार्बन के साथ। इस कार्बन के साथ 2 बॉन्ड इधर है, एक 3 हो गया, और एक कितना हो गया? 4। ये सूत्र हम लोग का किसका है? बेंजीन का सूत्र है। किसका? बेंजीन का सूत्र है। या इस तरह से कार्बन यदि बैठा हुआ ना रहे, संरचना सूत्र बना हुआ रहेगा, तो सिर्फ पूछेगा कौन सा सूत्र? बेंजीन का है। इस तरह से बना देगा। किस तरह से? ये किसका सूत्र है? ये बेंजीन का संरचना सूत्र है। किसका? बेंजीन का सूत्र अगर पूछेगा, ये संरचना सूत्र पूछेगा तो C6H6। एक पूछेगा CFC, इसका पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक, दूसरा देख रहे हैं हम। ये परमाणु संख्या का जो चार्ट है, उस चार्ट को जब मेंडलीफ तैयार कर रहा था, उसमें कितना आवर्त और कितना वर्ग होते हैं वो पूछते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी कौन तैयार किया था? मेंडलीफ। मेंडलीफ ने जो तैयार किया था, उसमें वर्ग की जो संख्या होती है, वर्ग 18। कितना? वर्ग 18 होता है उसमें, और आवर्त उसमें कितना होता है? आवर्त 7 होता है। कितना? ये भी याद रखना, वर्ग कितना होता है? 18, और आवर्त कितना होता है? 7 होता है। ठीक, अब अगला हम लोग के पास है, आधुनिक आवर्त सारणी जब तैयार किया जा रहा था, पेरियोडिक टेबल, पेरियोडिक टेबल जब तैयार किया जाता था, तो उस समय कुछ खाली जगह छोड़े थे कुछ तत्वों के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण वो 3 तत्व था, गैलियम, जर्मेनियम और गैलियम था, एक जर्मेनियम था, और एक क्या था? स्कैंडियम। एक था स्कैंडियम, स्कैंडियम। ठीक, जिसको बोलते हैं SC। और एक जर्मेनियम, जर्मेनियम। ठीक, इसको सूचित किया जाता था किससे? GE से। एक गैलियम,
गैलियम, इसको स्वीट कर देते किससे, Ga से। तो ये तीनों में से कोई एक छोड़ेगा कि किन तत्वों के लिए खाली जगह छोड़ा गया था, किन रिक्त स्थान छोड़ा गया था पीरियोडिक टेबल में। एक स्कैंडियम था, एक जर्मेनियम था, एक गैलियम था। तीनों में से एक ही रहेगा, उसमें आप लोगों को टिक आउट करना है, ठीक, गोला लगाना है। स्कैंडियम Sc, नाम पूरा नहीं लिखा हुआ रहे तो सिर्फ Sc लिखा हुआ रहेगा। जर्मेनियम लिखा हुआ यदि ना रहे तो Ge लिखा हुआ रहेगा। गैलियम यदि लिखा हुआ ना रहे तो Ga लिखा हुआ रहेगा। ये उसका क्या है, संकेत है। इस संकेत से आपको पहचानना है कि कौन गैलियम है, कौन जर्मेनियम है, कौन स्कैंडियम है, ठीक। अब हम लोग के पास अगला कुछ ऐसे तत्व होते हैं जिसको अकीर्य कहा जाता है या उत्कृष्ट। वहां से एक सवाल बनता है, संकेत दिया हुआ रहेगा उन तत्वों का, सिर्फ टिक आउट करना है, ठीक। उनको बोलते हैं क्या, उत्कृष्ट। उत्कृष्ट, ठीक। ये उत्कृष्ट के अंतर्गत आएगा, हीलियम आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा तो कुछ तत्व ऐसे होते हैं जो क्या होता है, उत्कृष्ट होता है। उन तत्वों में से आएगा एक क्या, हीलियम। हीलियम कौन सा तत्व है, तो उत्कृष्ट है या अकीर्य है। उसके बाद आ जाएगा नियोन, जिसका संकेत होता है क्या, यानी। उसके बाद आ जाएगा आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, ये कई तो पूछा जाता है, ठीक। आर्यन, ये कौन सा तत्व है, तो ये उत्कृष्ट तत्व है। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेनम, ये कौन सा तत्व है, ये उत्कृष्ट तत्व है, ठीक। हेलोजन ग्रुप का पूछा जाए तो क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, ये याद रखना है। सब में से एक तो है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। और आयोडीन की ही कमी से क्या घेगा रोग होता है, वो भी याद रखना है, ठीक। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग, घेगा रोग होता है। अब कुछ ऐसा, कुछ अंतर हम लोगों का पूछा सकता है, जैसे धातु और अधातु। धातु और अधातु लिखने के लिए बोलेगा, धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट करें या अंतर बताएं। धातु जो होता है, धातु ये विद्युत का सुचालक होता है। विद्युत का सुचालक का मतलब ये कि जब उसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होगा तो एक छोर से दूसरे छोर में चला जाएगा वो, उस पदार्थ से होकर के। और अधातु का मतलब ये कि किसी पदार्थ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन छोड़ रहे हैं तो एक छोर से दूसरी छोर पर नहीं जा पाएगा। उस मतलब उष्मा, गर्माहट, एक छोर से, ये हम लोग के पास क्या है, एक रड है लोहा का, ठीक। और ये रड है किसका, लकड़ी का, लोहा, ठीक। और ये किसका है, लकड़ी का, लकड़ी का रड है, ठीक। डंडा है, इस लकड़ी का डंडा में अगर इधर हम लोग अपने हाथ से पकड़ करके रखेंगे और इधर आग लगा देंगे और इस छोर में हम लोग क्या करेंगे, आग लगाने के बाद यहाँ तो पकड़े हुए हैं लकड़ी का डंडा को, और यहाँ क्या हो गया, आग से दूसरा छोर तप रहा है, जल रहा है, तो यहां से जो हो गया गर्माहट इस छोर में नहीं आ पाएगा, ठीक। जब इस छोर में नहीं आ पाएगा तो ये विद्युत का क्या हो गया, कुचालक। क्योंकि इस पदार्थ से होकर के विद्युत धारा, ये मतलब इस पदार्थ से होकर के ना तो इलेक्ट्रॉन बह पाया या फिर उसको गर्म करने पर ना उसका उष्मा एक जगह से दूसरी जगह आ पाया। और लोहा को यदि लिया जाता है तो एक छोर में यदि आग से तपा जाएगा, इसको गर्म किया जाए तो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन इसमें चार्ज होकर के बहने लगेगा। बहते बहते एक समय ऐसा आएगा
कि हम जिस जगह में रड को पकड़े हुए हैं लोहा को, तो उस जगह पे भी क्या होगा, गर्माहट उत्पन्न होने लगेगा। इसको बोलते, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, धातु। तो धातु विद्युत का सुचालक होता है। ठीक, धातु को जब पीटा जाएगा, क्या क्या आएगा, धातु को जब पीटा जाएगा तो ये क्या करने लगता है, चदरे के तरह जो ना, जिससे पीटते हैं तो वो फैलने लगता, फैलेगा चारों तरफ। जितना पीटोगे वो उतना बढ़ेगा, जितना खींचोगे उतना बढ़ेगा। तन्यता होता है, धातु में चमक पाई जाती है, अलग तरह का चमक पाया जाता है, विशेष प्रकार का, लंबे समय तक उसमें जड़ चमक बने हुए रहते हैं। और अधातु में सब खूबी नहीं होती है। अधातु को जो पीटोगे तो पीटने के बाद वो क्या होगा, चूर चूर हो जाए, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ठीक, ये था अधातु, धातु और अधातु। ठीक, एक और आ जाता है हम लोग का, कुछ क्या हो गया, कुछ तत्व हम लोग को दे देगा, उनका परमाणु संख्या दे देगा। वो तत्व और उन परमाणु संख्या को देने के बाद उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालने के लिए बोलेगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। उसको रदरफोर्ड ने उसके लिए एक सूत्र दिया था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4d10। सॉरी, रदरफोर्ड ने एक सूत्र दिया था क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2, इसी तरह से आगे बढ़ते रहे। लेकिन हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है 20 तक, परमाणु संख्या जितने 119 परमाणु संख्या, ठीक, उन 119 परमाणु संख्या में सीरियल जो 1 से है, हाइड्रोजन से लेकर के हम लोग को 20 नंबर में जो आता है कैल्शियम, कहां से, हाइड्रोजन से लेकर के कैल्शियम तक, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हर हाल में निकालने सीख जाना है और निकाल करके ही दम लेना है। ठीक, जब तक निकालने नहीं सीखोगे तब तक पता नहीं कर पाओगे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है क्या। ठीक, और ये 20 तक ही पूछेगा, 20 से ज्यादा आप लोगों को पूछने वाला नहीं है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसके लिए खास करके 10th में। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, कोई एक हम लोग क्या ले लेते हैं, परमाणु ले लेते हैं, तत्व लेते हैं, एक एलिमेंट्स लेते हैं 1 से लेकर के 20 तक का। 1 में तो हाइड्रोजन होता है और 20 में कैल्शियम होता है। इनको ले या इनके बीच वाला किसी को लो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हम लोग निकालें। एक सोडियम ले लेते हैं, क्या, सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या होता है क्या, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा। नीचे ऑप्शन में दिया हो रहेगा, जब निकालने नहीं पाएंगे तो कहीं पे भी टिक लगा देंगे, तुक्का लगा तो सही, नहीं लगा तो गया। जब निकालने हम लोग सीख जाएंगे तो बेहतर से, जो निकालने सीख जाएंगे तो सटीक हम लोग का क्या लगेगा, टिक आउट होगा। तो किसका निकालना है, सोडियम का। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है, 11 के बराबर हम लोग को चलना है। 1s2 2s2 2p6। ठीक, उसके बाद 1s2 2s2 2p6। यहाँ पर देखो ऊपर कितना, 2, ये दोनों आपस में जुटेगा, यहाँ कितना हो गया, 6 2 8, 8 2 10, 3 वाला कॉलम इसमें आना है, 3s1 लिखेंगे यहाँ। ठीक, कितना, 3s1, समझ रहे ना। यहां से कितना हो गया, 2, ये दोनों आपस में जुटा, 2s2 और 2p6 आपस में जुटेगा तो ये कितना हो गया, 6 2 8, लास्ट में कितना बचा, 1। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका, सोडियम का। 281 किसका पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकला हम लोग का, किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो निकला किसका, सोडियम का। यदि हम लोग किसका, मैग्नीशियम का यदि निकालें तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना, 12। मैग्नीशियम का परमाणु संख्या 12। मैग्नीशियम भी क्या है, मैग्नीशियम भी धातु है। एक बात ये भी याद रखना, जिस तत्वों के लास्ट में हिंदी में अगर लिख रहे हैं इंग्लिश में तो एम आता है, एम वाला तत्व बन जाता है क्या, धातु। मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, ये सारा क्या हो गया, धातु होता है। मैग्नीशियम का कितना, 12।
मैग्नीशियम का निकाल रहे हैं हम लोग क्या, परमाणु संख्या, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसमें क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2। ठीक, ये किसका निकला, मैग्नीशियम का। यहाँ हम लोग के पास 2, इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 8, और इधर कितना है 2, तो 2a2 2a2 ये किसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ, मैग्नीशियम का हुआ। इसी तरह से यदि हम निकाल एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का कितना होता है Al, संकेत पहले किस, एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है Al, इसका परमाणु संख्या होता है 12, सॉरी 13, परमाणु संख्या कितना हो जाता है 13। इसका निकालेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, फिर सेम प्रोसेस इसी फॉर्मूला पर। तो और भी आगे है लेकिन उधर नहीं जाना है, 20 तक ही हम लोग को निकालना है, कैल्शियम तक। एल्यूमिनियम का 13, 1s2 2s2 2p6 3s3, क्या हो गया 2, कितना हो गया 6 2 8, इसके बाद फिर कितना हो गया 3, 2 8 3 2 8 3 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, एल्यूमिनियम का, एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, समझ रहे ना। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस तरह से पूछ सकता है, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ठीक। उसके बाद पीएच मान कुछ हो गया, पीएच मान भी आप लोगों को बता दिए। उसके बाद आधुनिक आवर्त सारणी जो सजाया गया तो किसके आधार पर, तो परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया, किसके आधार पर, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर सजाया गया। ठीक, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो 18 वर्ग होते हैं, कितना 18 वर्ग होते हैं। कितने आवर्त होते हैं, तो 7 आवर्त होते हैं। ठीक, उसके बाद जब आधुनिक आवर्त सारणी तैयार किया था, पीरियोडिक टेबल जब तैयार किया जा रहा था तो उस समय कुछ रिक्त स्थान छोड़ दिए गए थे कुछ तत्वों को बैठाने के लिए, तो उसका नाम क्या था, जर्मेनियम, गैलियम और स्कैंडियम। क्या, स्कैंडियम Sc, जेरियम जर्मेनियम Ge और गैलियम Ga। ठीक, ये गैलियम हो गया। ये 3 तत्वों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या, एक और तत्व है, ठीक, इसको जो उपधातु के अंदर आता है, क्या, सिलिकॉन, क्या, सिलिकॉन जो आता है, ठीक, Si, सिलिकॉन जो तत्व होता है ना, वो तत्व होता है क्या करने की, सोलर सेल जो होता है, और पूछ लेगा सोलर सेल में कौन सा किसका उपधातु रहता है, तो वो रहता है क्या, सिलिकॉन, क्या, सिलिकॉन रहता है। ठीक, कुछ अम्ल था अम्लों का, उस अम्लों को भी देखिए, जैसे बैटरी में कौन सा अम्ल, तो H2SO4, पेट के अंदर कौन सा अम्ल, तो HCl। क्या, पेट के अंदर का तापमान कितना होता है, तो 30 डिग्री तापमान का होता है। ठीक, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र CaSO4 इंटू 1/2H2O, क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू 1/2H2O, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, चैप्टर नंबर 2 का है, अम्ल भस्म वाला। ठीक, इसमें पूछेगा हड्डी जोड़ने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं डॉक्टर, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। उसके बाद मूर्ति बनाने के लिए किसका इस्तेमाल होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का। समझ रहे ना। तो इस तरह से पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे सवाल बनता था इस बार 2026 के लिए। उन में कुछ हम लोग आज क्या किए, आज के क्लास में पढ़े। अब आगे कुछ इंपॉर्टेंट और भी प्रश्न है, उसको भी देखते हैं हम लोग। एल्कोहल का सूत्र पूछ सकता है क्या, एल्कोहल, तो इसका होता है क्या, बॉन्ड OH, क्या, एल्कोहल का। ठीक, ये याद रखना है, एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, बॉन्ड OH। उसके बाद काली चूना यदि पूछा जाए तो क्या होगा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO, क्या, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड हो गया ये। अम्ल और भस्मों का पहचान कैसे करेंगे, तो अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा टाइप का होता है। और आर्हेनियस ने एक नियम दिया था कि
अम्ल का पहचान कैसे करेंगे हम लोग? तो अम्ल का पहचान जो कराया जाएगा, आर्य ने जो थ्योरी दिया था कि अम्ल वो पदार्थ है जो जल में जब घुलता है वो तो हाइड्रोजन आयन क्या था प्रदान करता है, क्या? हाइड्रोजन आयन। और यदि आम भाषा में हम लोग जाने कि अम्ल क्या है, तो जो स्वाद में खट्टा होता है जो पदार्थ वो सारा क्या हो गया? अम्ल हो गया। और आर्यनियस के अनुसार जो जल में घुल करके हाइड्रोजन आयन देता है वो कहलाएगा क्या? अम्ल कहलाएगा। और भस्म कौन कहलाएगा? तो आम भाषा में यदि हम लोग का कहा जाए कि भस्म कौन है, तो जो स्वाद में कड़वा होता है उसको भस्म कहते हैं। और आर्यनियस के अनुसार यदि देखा जाए तो आर्यनियस के अनुसार क्या हो जाएगा? अम्ल, सॉरी भस्म, जो जल में घुल करके हाइड्रो ऑक्साइड आयन प्रदान करते हैं, क्या? हाइड्रो ऑक्साइड आयन, उसको बोलते हैं क्या? भस्म। ठीक, ये आर्यनियस के अनुसार था। प्रतिफल किसको कहेंगे? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा जो तत्व, वही प्रतिफल कहलाएगा। जो भाग लेगा, तो भाग लेने के बाद, सॉरी, जो भाग लेगा वो अभिकारक, भाग लेने के बाद जो बना, निर्माण हो गया, उसको उत्पाद बोलेंगे। क्या? उत्पाद। कार्बन प्लस ऑक्सीजन भाग लिया, क्या कहलाएगा? अभिकारक। इधर बना क्या? जो बना वो उत्पाद। ठीक। तो यदि आप लोगों को क्लास में अच्छा लगा, इंटरेस्ट आया, तो दोस्तों को जोड़िए इन क्लासेस से। इस बार के सेशन के लिए सिर्फ हम लोगों का जो मोस्ट इंपोर्टेंट है प्रश्न, उसी को सॉल्व किया जाता है। अगला सेशन जो शुरू होने वाला है, A to Z शुरू से सारा बताया जाएगा। ठीक, दोस्तों को जोड़े और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू सो मच।